वक्फ तरमीमी बिल और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज को लेकर के जम्मू कश्मीर में भी सियासत तेज हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों मीर वाइज मौलवी उमर फारूक की क़यादत में मुत्तहिदा मजलिस उलमा के एक वफ्द ने JPC चेयरमैन से मुलाकात की थी और इस हवाले से जम्मू कश्मीर के मुस्लिम मजहबी तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात से JPC को आगाह किया था। उमर सरकार की हिमायत कर रहे यूसुफ तारिगामी, सज्जाद गनी लोन और PDP भी इस बिल को लेकर के सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक इस पर मुहतात रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वादी से सियासी हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि उमर सरकार ने इस मामले में इतना मुहतात रवैया क्यों अख्तियार कर रखा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला आज भी इस सवाल का जवाब देने से कतराते नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि JPC को अपना काम करने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश होने दें। दूसरी जानिब फारूक अब्दुल्ला ने माना कि मुल्क की अक़लियत का तशख़्ख़ुस खतरे में है, ऊपर वाला इसका मुहाफ़िज़ है। ना अभी कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है, इस पे बहस चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा मीर वाइज उमर फारूक साहब भी इस कमेटी के पास गए और अपनी बात सामने रखी। कमेटी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट इस पे बहस करेगी। लगाने दीजिए ना, वो मुल्की सतह पे जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये करें जो करना है। आखिरकार इसका फैसला है वो पार्लियामेंट में होगा, इंडिविजुअल रियासतों पे या टेरिटरीज में नहीं होगा ना। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्त को भी बचाएगा। वक्त को ये कुछ भी करने का है चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना होगा। आज तक वक्त गलत नहीं था। अल्लाह जो है वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसको थामिए, वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। तो फिलहाल अल्लाह निगहबान है और वही हमारी तशख़्ख़ुस की हिफाजत करेगा। तो फिर इस तरह के चीज़ों की क्या ज़रूरत, सरकार की क्या ज़रूरत, लीडरान की क्या ज़रूरत, और हमारे तशख़्ख़ुस की हिफाजत अगर ऊपर वाला ही करता है और करेगा तो फिर ज़राए की क्या ज़रूरत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने मरकज़ी सरकार को मजहबी मामले में बेजा मुदाखलत से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शरई और वक्फ जैसे मामले को लेकर के मुसलमानों को ही फैसला करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मजहबी उमूर से दूर रहना चाहिए। उमर हुकूमत की हिमायत कर रहे यूसुफ तारिगामी भी इस मामले को लेकर के खासे मुखर नजर आए। दूसरी जानिब BJP का मानना है कि कांग्रेस और दीगर जमातों की गलतियों को सुधारने के लिए वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है। साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि मुल्क आइन के हिसाब से चलता है। मुझे लगता है कि मतलब इट्स अ रिलीजियस इशू और रिलीजियस इश्यूज आर अबाउट पार्लियामेंट। आई थिंक इट शुड बी लेफ्ट टू मुस्लिम्स हाउ दे वांट टू डील विद देयर इश्यूज। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, लेकिन हमारे अपने मज़हब के अपने जो हैं हर इशू में जो है रूल्स हैं। वी कांट गो अगेंस्ट आवर रिलीजन। सो सरकार को कोई ऐसी चीज़ न करनी चाहिए जिससे कि जो जिसका भी कोई धर्म हो, रिलीजन हो, उसको उसके अगेंस्ट जाना पड़े। देखिए, जहाँ तक रिलीजन है वो सभी के लिए सामान्य होता है, होना भी चाहिए, लेकिन जो देश चलते हैं कानून और किसी संविधान के तहत चलते हैं, ऐसे वक्फ द्वारा जो लगातार लूट का एक धंधा बनाया हुआ था, जो कांग्रेस और दूसरी सरकारों ने किसी पर्टिकुलर धर्म को फ़ायदा देने के लिए वोट बैंक की खातिर ये किया, वो स्वीकार नहीं है। अब जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है, उस पर चर्चा कर रही है सबसे, जो रिजल्ट आएंगे वो सामने आएंगे। दुख तो ये है, तो एक तो माइनॉरिटीज का सवाल है, मैसेज क्या मिलेगा उनको कि वो जो हम चाहेंगे वही होगा। और दूसरा ये कि जमहूरियत के लिए भी जो लोग आज भी इस बात के कायल हैं, मुझ जैसे लोग, क्या हमारा देश, हमारा मुल्क, जमहूरियत की जो बुनियादें हैं वो मजबूत है। ऐसा देखकर, ऐसा तमाशा देखकर हमें भी काफी मायूस होना पड़ता है। और सारे लोग हैं जो अब भी ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क की स्ट्रेंथ है ये डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट स्ट्रेंथ है हमारी, ये कोई बोझ नहीं है। इसको स्ट्रेंथन करने का हलफ भी उठाते हैं हम लोग, लेकिन हलफ अपनी जगह। कल 26 जनवरी था, परेड भी किया हमने, झंडा भी लहराया,
लेकिन परेड भी करो, झंडा भी लहराओ, लेकिन मनमानी भी करो, जारी रखो, ये जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। तो जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे गौर करना भी ज़रूरी है। यही वजह कि आज के हमारे पैनल में अहमद यास साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सैयद तजम्मुल हुसैन साहब हैं, पीडीपी लीडर हैं, और नीलूफर मसूद साहिबा हैं, एनसी लीडर हैं, जो कि आज इन तमाम तर चीज़ों की बारीकियाँ और अपनी अपनी पार्टी की वो तमाम तर जो मौक़िफ़ है वो रख पाएंगे और हम उनसे समझ पाएंगे कि क्या लोगों की रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ से हो पा रही है या नहीं, और वाकई क्या जमहूरियत की पामाली की जो बात हो रही है सिर्फ ज़ुबानी है या उस हवाले से कोई कदम उठाया भी जा रहा है। क्योंकि ये कोई मस्जिद का मिंबर नहीं है जहाँ पे अल्लाह निगहबान है, बल्कि अल्लाह सभी के लिए निगहबान है, चाहे किसी भी मज़हब का हो। लेकिन सियासी लीडरान या मुल्क के जो निगहबान हैं उनके लिए भी उनकी भी जिम्मेदारियां तय होती है। जनाब अहमद यास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तजम्मुल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तजम्मुल साहब, मैं सीधा आपकी तरफ आऊँगा और पीडीपी का इस पर मौक़िफ़ चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ये बोल करके निकल जाते हैं कि अल्लाह हमारी तशख़्ख़ुस का निगहबान है, तो फिर ऊँट को बांध करके उसकी हिफाजत के लिए हिफाजत करने का हुक्म क्यों दिया गया है? आप जैसे लीडरान की क्या ज़रूरत है? फिर तो हम मस्जिद के मिंबरों से तमाम तर चीज़ों का फतवा सुनते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीलूफर साहिबा भी हैं, अहमद यास साहब भी हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जब आप वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो इसकी तारीख आज की नहीं है, बल्कि मुल्क की तरह बहुत पुरानी है। कदीम रिवायात में वक्फ बोर्ड को हमने देखा कि इनकी जायदादें जो हैं वो जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर में जब एक मुसलमानों की हम बात करते हैं तो उनके कस्टोडियन के तौर पर माना जाता था। अचानक क्या कुछ बदल गया, अचानक आपने अराकीन मेंबर जो है उनकी तादाद बढ़ा दी, मेजॉरिटी से माइनॉरिटी, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी कर दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है ये कानूनी और इस्लामी दलाइल के बीच में है कि मुसलमानों के हकूक किस तरह से मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से ख़त्म किए जा रहे हैं। और अब रही सही कसर जो थी वक्फ काउंसिल की या वक्फ बोर्ड की जम्मू कश्मीर में, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या बाकी पार्टियां तकरीबन एक जैसे पेज पे सभी पार्टियां हैं कि ये मुसलमानों के जो मामलात हैं, हकूक है, इनको तलब करने के बजाय इन्हें और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है। जब आप वक्फ जायदादों की बात करते हैं और उसके बाद इसमें तरामीम की बात करते हैं, जेपीसी बनती है, उसके बाद पार्लियामेंट में बहस व मुबाहिसा होगा। मुझे लगता है कि हमारी अवलीन जिम्मेदारी एज इंडिविजुअल्स तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार को भी वी शुड नॉट लीव इट अप टू द इंस्टीट्यूशंस ओनली। हमें प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर के वजीर आला को जिस अंदाज से वोट मिला है, उनकी सरद मोहरी जो ये रेफर करते हैं कि ये बहस व मुबाहिसा पार्लियामेंट में आने दीजिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक अमल है। अगर वजीर आला और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार जेपीसी मीटिंग में मीर वाइज उमर फारूक की इस मुलाकात को खुश आइंदा मानते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन जो अपने फराइज सरकार के हैं, चूंकि आम आदमी या हम लोग जब हम ये बातें करते हैं तो शायद चूंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वजूद है वो इस बात पे बिल्कुल अक्कासी करता है कि वक्फ बोर्ड को सियासत से और इस तरह से फरोकियात से दूर रखा जाना चाहिए। जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड की तश्कील दी गई है उसको उसी हालत में बने रहना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की जो खामोशी है वो बहुत खतरनाक है। और जम्मू कश्मीर की सरकार में चीफ मिनिस्टर और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस पे खुलकर बात नहीं करेगी, ये काफी नहीं होगा। जिस तरह से आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि घोड़े की जिम्मेदारी उसी शख्स की है जिसके सुपुर्द घोड़ा है, जिम्मेदारी उसके हवाले है और हवालगी का मामला अल्लाह पे छोड़ा जा सकता है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को आगे आना चाहे और अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहे। हमारी पॉलिसी क्लियर है कि वक्फ के जो मामलात हैं ये मुसलमानों के हकूक सल्ब करने की एक साजिश है, जिसको किसी न किसी तरह से सरकार को अपनी तरफ से इकदाम उठाने चाहिए। बड़ी बात है। नीलूफर साहिबा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जाहिर है कि चूंकि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी या फिर इस तरह की जितनी भी चीज़ें अभी हम देख पा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से, इन तमाम तर चीज़ों में हुकूमत का मौक़िफ़ साफ नज़र नहीं आ रहा है, या फिर ये कहिए कि वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है या फिर इस तरह की जुमले कि अल्लाह निगहबान है, इसकी ज़रूर हम इनसे वजाहत चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें साफ तौर पर लोगों की रिप्रेजेंटेशन, एक ख़ास कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है। ऐसा मैं फील नहीं कर रहा हूं, बल्कि लोगों का कहना है और बहुत सारे लोग इस हवाले से आज सवाल भी पूछते नजर आए। तो नीलूफर साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आऊंगा।
کیا صرف اللہ نگہبان بول کر کے کام چل جائے گا یا پھر اس میں لوگوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی, لوگوں کے مفاد پہ بات چیت بھی ہوگی, اور جو ان کے لیے غلط ہے چاہے کمیونٹی کے لیے, عام لوگوں کے لیے, اس کے بارے میں آپ جیسے لیڈران بھی بولیں گے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر آپ جیسے لیڈران کی یا پھر ریپرزنٹیشن کی, جموں کشمیر کے تشخص کی بات کہاں پوری ہو پائے گی؟ یہ عامر صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ جو جموں کشمیر ہے یہ مسلم میجورٹی یوٹی ہے ایک, تو اگر کوئی بھی مسئلہ جو ہے اسٹیٹ لیول پر یا سینٹر لیول پر مسلم کے ریلیٹڈ ہے تو اس کا ایک اثر جو ہے آپ اس ریاست میں دیکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ وقف بورڈ کی بل ہے, مجھے لگتا ہے یہ میری پرسنل رائے بھی ہے اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اپنے اپنے الگ آرٹیکلز دیے گئے ہیں, جس میں آرٹیکل 15 ہے ہمارا, جس میں آرٹیکل 30 ہے مائنورٹیز کو لے کر, آرٹیکل 15 ہمارے ریلیجن پریکٹسز کو لے کر. تو اس میں یہ ڈائریکٹ ایک مداخلت ہی لگتی ہے. مداخلت اس حساب سے آپ خود جانتے ہیں, ایک وقف بورڈ کا جو قیام ہو جاتا ہے اس میں خالی مسلمان رہتے تھے, اب نان مسلموں کو بھی لانا اور ساتھ میں ایکس آفیشیو ممبرز جو ہے چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے, وہاں پر ایسی کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے, اس میں نان مسلم بھی وہ لا سکتے ہیں. تو اس میں ایک مائنورٹی کو کنٹینیوسلی اٹیک کرنا یہ پورے معاشرے کے لیے, پورے ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں رہتا ہے, کیونکہ کنٹینیوسلی آپ اگر سیکوینس آف انسیڈنسز دیکھیں گے کچھ پچھلے سالوں سے جو ایک ماحول بن گیا ہے مائنورٹی کو ٹارگٹ کرنا, تو یہ مائنورٹی کو ٹارگٹ کرنا مجھے لگتا ہے ایک اچھی ڈیموکریسی جو ہے, ہیلدی ڈیموکریسی جو ہے. نیلوفر صاحبہ, ایک ذاتی رائے کے طور پہ اگر میں کہوں تو شاید یہ رائے آپ کی بہت خوبصورت ہے, ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ, تو ظاہر ہے کہ قانون کی جو چیزیں ہیں, باریکیاں ہیں, وہ ہم سے بہتر سمجھتی ہیں, لیکن پارٹی کی بھی ایک ذمہ داری طے ہوتی ہے, اور اتنے کروڑوں لوگوں نے جو ذمہ داریاں دی ہے ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ نگہبان بول کر کے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عامر صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نگہبان ہے, صحیح ہے اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے, ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے, ہمیں قلم دیا ہے اپوزیشن کرنے کے لیے جو حق تنقید ہوگا. تو انشاءاللہ یہ رپورٹ 29 کل آ رہی ہے اور ساتھ میں 13 فروری تک ان کو ٹیبل بھی کرنا ہے اس کو. اس میں جتنے بھی اپرنٹلی جو نظر آ رہا ہے, جس میں 44 پروپوزلز جو اپوزیشن نے دے دیے تھے اس میں سے کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے, اور اپرنٹلی 23 پروپوزلز جو بی جے پی لیڈ الائنس ہے ان کی طرف سے آ گئے تھے ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے, بلکہ 14 جو بی جے پی کے اپنے این ڈی اے والوں نے دے دیے تھے ان کو ایکسیپٹ کر دیا گیا ہے. تو اپرنٹلی جو ایلیگیشنز لگی ہے, چاہے وہ ترنمول کانگریس کی طرف سے ہے, چاہے وہ کانگریس کی طرف سے, یا جس نے بھی اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, ان کے جو بیانات آئے ہیں ان بیاناتوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا ہے کہ کہیں ان کو اس کی سنوائی ان کو ملی نہیں ہے. رائٹ ٹو اسپیچ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کہیں مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے, نہ ہی اس کی وہ ریسپیکٹ کی گئی ہے. تو اپرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ 10/14 کے یا 10/16 کے ووٹ سے اس کو ڈیفیٹ کر کے منمانی طریقے سے اپرنٹلی لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے, جو امینڈمنٹس تھی 14 امینڈمنٹس لائی گئی ہیں, بالکل اپوزیشن کو کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا ہے جو انہوں نے امینڈمنٹس تجویز کی ہوئی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ فائنل رپورٹ آنی چاہیے, اس میں ہمیں اپرنٹلی جو چیزیں لگ رہی ہیں وہ خلاف ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس جہاں ان کو یہ لگے گا کہ مسلمانوں کے حقوقوں کے سلب کی بات ہو رہی ہے, ان کے خلاف کوئی سٹیپ اٹھا رہا ہے, تو ہم آواز بند رکھیں گے. آپ ہمیشہ ہمیں پیشہ پیش دیکھیں گے, آگے دیکھیں گے. ہم نے ہمیشہ اس سوسائٹی کے نسبت, اس جموں کشمیر کے نسبت, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, ہم نے آواز اٹھائی ہے اور ہم آواز اٹھائیں گے. بالکل آپ کی باتیں سر آنکھوں پہ, لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. خیر احمد یاسر, میں آپ کی طرف آؤں گا, اور کافی دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ پہلے آپ کی رائے لوں اس سلسلے میں. جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو کچھ چلا آپ کی نظروں کے سامنے میں ہے, یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نفاذ کے حوالے سے وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے میں. آپ کی رائے کیا ہے اس سلسلے میں؟ اسی وقت کے ساتھ ساتھ حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, اس کو اور بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے, وہ ہم مان لیتے ہیں ان جنرل اگر ہم بات کہیں گے. لیکن جہاں تک مذہبی معاملات کا تعلق ہے, خاص طور مسلمانوں کے معاملات کو لے کر اگر ہم بورڈ کی ہی بات لے لیں گے تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ برٹش زمانے کی بات ہے جب سے یہ وقت بورڈ کا قیام ہوا عمل میں. بالکل
تو اس کا محض جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اپنی پراپرٹیز کو، جو یہ پراپرٹیز ہے، وقف پراپرٹیز ہیں، ان کو مینیج کر لیں، ان کو طریقے سے کر لیں. تو اس حد تک تو مجھے لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے وہ بھی اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے کہ ہر ایک مذہب اپنے اپنے معاملات کو دیکھ لے، اور وہی لاگو ہوتا ہے مسلمانوں پر بھی. جب آپ UCC یونیفارم سول کوڈ کی بات کرو گے، جب آپ وقف بورڈ میں ترمیم کی بات کرو گے، جب آپ مسجدوں کے سامنے، مسجدوں کے نیچے اکھاڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش کرو گے کہ اندر اس کے نیچے کچھ تو نہیں ہے. جنرلی اگر ہم یہ کریں گے کہ ترقیاتی معاملات کو دیکھنا صحیح ہے، لیکن اگر ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو لے کر آپ کے آپ کے انٹینشنز، آپ کے جو بھی سوچ ہو، آپ کے کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی نیک ہوں کرنے کے لیے، لیکن ایک کمیونٹی کے لیے میسج کیا جاتی ہے اس چیز کو لے کر، ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے معاملات کو، آج سے میں ٹرپل طلاق کی بھی بات ہوئی. اب ایسے معاملات کو لے کر ایک پرٹیکولر کمیونٹی کیا سوچ کر بیٹھے گی؟ اس میں آپ کی رائے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس کو پولیٹیکلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم نہیں کہیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے کچھ سوچ غلط ہے، لیکن اگر کچھ صحیح ہے تو ہے کیا؟ جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ ان مذہبی معاملات کو کانسٹیٹیوشن کو لے کر مداخلت نہیں کر سکتے ہو. آپ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کو کرنے دیجیے اپنے اپنے طریقے سے، جو جیسے وہ مینجمنٹ کرنا چاہیں گے. اس میں نان مسلم ممبر لانے کی بات ہے، اور اس میں اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پراپرٹی جو ہے وقف پراپرٹی ہے، کیا وہ اس میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی تو نہیں ہے. I mean, what does this indicate؟ اب جب یہ معاملہ جب ہندوستان آزاد بھی نہیں ہوتا تب سے آ رہا ہے، تب سے چل رہا ہے، تو آج آپ جب یہ کرنے کی کوشش کرو گے یا ایسا بات کرنے کی کوشش کرو گے تو تب یہ کچھ اور درشاتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو برابر ہندوستان کی ترقی میں، ہندوستان کی ڈیولپمنٹ میں شریک رہے ہیں، انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، انہیں کو ان کو سائیڈ لائن کرنا، ان کو نیچے دکھانا، ان کے تئیں ایسا برتاؤ کرنا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان اس کو صحیح طریقے سے نہیں لے لے گا. جہاں تک JPC کا تعلق ہے، JPC کو اس میں وہی پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کو یہ طے کرنا ہے. اگر صحیح سوچ ہم مان لیتے کہ صحیح سوچ ہے، اس میں ترمیم لانے کی ضرورت ہے، کچھ اچھا کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو شاید مسلمان کے مختلف گروپ سے بات کر کے، مسلمانوں کے سے بات کر کے، ان سے مشورہ لے کر کچھ نہ کچھ کیا جاتا، ان کے اوپر چھوڑا جاتا، ان کو ہیلپ کیا جاتا کہ کیسے اس کو بہتر کرنا چاہو گے، نہ کہ آپ چھوڑ کے ہم اس کو خود کر لیں گے، ہم کو کرنے دو، ہم جیسے چاہیں گے ویسے کریں. تو مجھے لگتا ہے اسے یہ غلط میسیج آئے گی. ٹھیک ہے، اگر اس بات کو ہم پلٹ دیتے ہیں جناب احمد ایاز صاحب، پھر میں اپنے دونوں مہمانوں کی طرف آؤں گا. اگر اس بات کو پلٹ دیں کہ جس طریقے سے بے راہ روی رہی ہے وقف بورڈ میں بھی، اور یہ چیزیں ہم سبھی کی نظروں کے سامنے میں ہیں، اس بے راہ روی کو گارڈ کرنے کے لیے اگر اس طرح کی چیزیں، نئے قانون، نئے رول ریگولیشنز لائے جاتے ہیں سرکار کی طرف سے، تو کیا اس سے وقف بل پہ یا وقف پراپرٹی پہ یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں پہ اثر پڑے گا آپ کی نظر میں؟ یہ وقف پراپرٹیز کی بات ہی نہیں ہے. اگر ہم مس مینجمنٹ لے لیں گے، مس گورننس لے لیں گے، کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے ہندوستان میں جس میں آپ مس مینجمنٹ یا کرپشن نہیں دیکھو گے یا مس گورننس نہیں دیکھو گے. آپ دیکھ لیجئے کرپشن کتنا ہے اوپر سے نیچے تک. آپ کو وہ نہیں دکھ رہا، آپ کو صرف وقف بورڈ دکھ رہا ہے اور معاملات نہیں دکھ رہے ہیں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے. سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہندوستان میں وہ کرپشن ہے. سب سے بڑی جو بات ہے، جو مس گورننس ہے بہت ساری جگہوں پر، تو اوپر سے نیچے تک وہ کسی کو دکھ نہیں رہا. آپ کو صرف دکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان کا معاملہ ہے، مسلمان کو پکڑنا ہے، مسلمان کو کرنا ہے، اسی کو خروچنا ہے. I mean, this is not the way. As I personally feel, this is not the way to deal with the matters. Well, آپ کو براڈلی سوچنا پڑے گا، آپ کو پورے ذہن سے سوچنا پڑے گا. یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. مسلمانوں کو اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہیں کوئی ہم نہیں کہتے کہ اس میں کہیں مس مینجمنٹ نہ ہو، اس میں گورننس صحیح نہ ہو، مان لیتے ہیں کہ خامیاں ہو سکتی ہیں. ان خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے مسلمانوں کی اپنی گورننگ باڈیز ہیں،
اپنے بورڈ سے وقف بورڈز کو لے کر ان کے سامنے لایا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ جہاں تک میری اطلاع ہے یا مجھے میری معلومات ہے گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز بھی ہوا کرتے ہیں وقف بورڈز میں میرے تو ان کے تھرو یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایسا نہیں کہ بات نہیں کی جا سکتی. مطلب ان چیزوں کو ٹیکل کیا جا سکتا تھا بہت دوسرے ذرائع سے بھی, اس طریقے سے نہیں کسی کے اوپر تھوپا جائے. بہت آسانی سے مسلمانوں کی جو مینجمنٹ ہے ان کو کر کے ان کے ساتھ بات کر کے بھئی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے کو صحیح نہیں لگ رہی, ان کو درست کرنے کی بات ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کہیں صحیح بات ہو تو اس کو نکارا جا سکتا تھا, بجائے کہ ہم اس کو ٹیک اوور کر کے اٹس آلموسٹ ٹیک اوور. سو ٹیک اوور کر کے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیجئے, ہمارا معاملہ ہے. جب وہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں یا اگر ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کریں, وہ اس چیز کو لے کر مینیج کرتے تھے آزادی سے پہلے. جب ہندوستان آزاد ہوا, جب ہم برٹش رول کے تحت تھے, ہندوستان جب برٹش رول کے تحت تب سے یہ مینیج کرتے آئے. آج نیا رول کرتے, مجھے لگتا ہے اس کے اوپر دھیان دینے کی. ٹھیک ہے. سید تجمل صاحب, پی ڈی پی ہمیشہ بہت ساری چیزوں میں ایکٹیو نظر آئی اور جب سے یہ حکومت بنی ہے الیکشن کے ٹائم سے ہی ہم دیکھ پا رہے ہیں کافی زیادہ رزلٹ کے بعد تو اور بھی زیادہ پی ڈی پی ایکٹیو ہوئی ہے, چاہے وہ لوگوں کے مفاد کے حوالے سے ہو یا پھر اپنی سیاست کے حوالے سے ہو. اس پہ فیصلہ دینے والا میں کون ہوتا ہوں, لیکن میں آپ سے یہ سمجھوں گا اتنے بڑے بڑے معاملے چل رہے ہیں ملک میں, ایک لفظ ایک اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں کی طرف سے نکل کر کے سامنے نہیں آیا. دیکھیں, جموں کشمیر سے جب آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ملک میں جب اقلیتی قوموں کے ساتھ جب زیادتی ہوئی ہو, چاہے وہ کسی بھی چھیتر میں ہو, چاہے وہ کسی بھی جگہ کا ہو, ہم نے بات کی ہے. اور پھر آپ نے لگاتار پہ اور اس کے بعد جے پی سی پہ ہم نے دیکھا کہ چونکہ صدر محترمہ اس وقت عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہے اور شاید ان کی واپسی کچھ دنوں کے بعد ہوگی, لیکن جو ہماری لیول پہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اگر آپ چیک کریں گے یا مختلف ڈیبیٹ وغیرہ میں جو ہم بیٹھے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جموں کشمیر تو کیا بلکہ ملک بھر میں جو اس وقت محبوبہ مفتی صاحبہ نے کہا اپنی تقریروں میں لگاتار کہ 2 قومی نظریہ یعنی 2 نیشن تھیوری کو جس طرح سے محمد عبداللہ صاحب اور باقی لیڈرشپ نے نظر انداز کر کے ایک سیکولر ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا, اور ایسے آثار دکھ رہے تھے کہ شاید جو لاڈ پیار محبت جموں کشمیر کے لوگوں کو مسلم میجارٹی ہونے کا جو افتخار ملک میں حاصل ہے اس کو واقعی طور پر پریکٹیکلی عملی طور پر جو ہے وہ تاج پہ رکھا جائے گا, سر پہ سجایا جائے گا. اور لیکن جو گزشتہ 10 برسوں سے حالات بنے ہیں اس میں آپ ملک کے کسی بھی شہر گاؤں دیہات کی بات کریں تو یقیناً مسلمانوں کے خلاف کتنے شر انگیز جنہیں اینٹی نیشنل بھی کہا جا سکتا ہے جو بیانات مسلمانوں کے لیے دیے گئے اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. بہرحال جموں کشمیر میں جس وقف بورڈ کی آپ مجوزہ جو کانفرنسیں ہوئی, جو تقاریر ہوئی, جو میروائز عمر فاروق صاحب نے خدشات کا اظہار کیا, ابھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, ابھی عمر عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم ویٹ کریں گے اور ویٹ اینڈ واچ. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی جو باتیں یا اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں, میں علاقائی جو وقف بورڈ اس کے اوپر بھی آؤں گا اور اس کا بہت سارا کچا چٹا ہے ہمارے پاس. میں آپ سے تجمل صاحب صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کو لگ رہا ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کی صرف جموں کشمیر سے, چونکہ این سی کو ذمہ داریاں ملی ہیں اور ان کو بولنا چاہیے, آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف یہ بول کر کے کہ اللہ نگہبان ہے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, مسلمانوں کی یا کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں, یہ معاملہ اس وقت بالکل کسی جماعت کا نہیں ہے, کسی انفرادیت کا نہیں ہے. جس وقت آپ کشمیر میں چونکہ 2024 کے انتخابات نے نیشنل کانفرنس کو واضح مینڈیٹ دیا, اس کے بعد عمر عبداللہ صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے, ایک چیف منسٹر کی حیثیت سے جو ذمہ داری بنتی ہے شاید ان کی حق ادائیگی میں تھوڑی سی تاخیر ہونے لگی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ڈیبیٹ شروع بھی ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جموں کشمیر میں صرف, تو آپ کی نظر میں سچائی سے کیوں بھاگ رہی ہے این سی؟ دیکھیں, نیشنل کانفرنس کا اپنا فلسفہ ہے اور ان کا نصب العین اپنا ہے, کام کرنے کا طریقہ اپنا ہے, لیکن ہم اپنی پارٹی کی طرف سے کہیں گے کہ ہم انفرادی اور اجتماعیت میں یقین رکھتے ہیں اور وقف کی ترمیمی بل جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہیں اور ماضی, مستقبل اور حال کو مد نظر رکھ کر نہیں, جس طرح سے احمد ایاز صاحب نے وضاحتاً آپ کو کہا کہ کس طرح کی ترامیم ہونی چاہیے تھی اور کس انداز سے یہ کی جا رہی ہیں, یا نیلوفر صاحبہ نے, مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کی سرکار جو ہے وہ سرکار میں رہنا پسند کرتی ہے, الجھنا فی الحال پسند نہیں کرتی, کیونکہ
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने अपनी लगातार तकरीरों में या अब्सॉल्यूट बाइट्स में कहा कि सेंटर के साथ लड़कर कोई या मखासमत कोई मसला हल नहीं होगा। शायद ये मामला उन्हें लगा कि 35 से 370 को भूलने के बाद या उनकी यादों को एक याददाश्त के तौर पर रखने के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर जो है थोड़ा सा अपना जो पस मंजर है वाज़ेह नहीं कर पाई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों में जो जिस तरह से नीलोफर साहिबा ने भी कहा कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जिस अंदाज से हमें नक्शे सामने आने लगेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना पड़ेगा कि वक्फ बिल की इस तरामीम में मरकज के फैसले के साथ है या उनके अपोजिशन में खड़ी। बिल्कुल एडवोकेट नीलोफर साहबा, मैं ये सवाल लोगों की तरफ से ही पूछना चाहता हूँ। लोगों ने कहा है कि एनसी से ज़रूर पूछेगा कि आखिर इतना खौफ क्यों है सेंटर के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़, या अपनी कम्युनिटी के अपने लोगों के बारे में सच बोलने में डर क्यों है? देखिए आमिर साहब, जिस तरीके से तजम्मुल साहब ने या जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है अपोजिशन का होना जरूरी नहीं है। तो अगर आप दो ही वहां पर रहे तो अपोजिशन का काम हो जाएगा। ठीक है, एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट देने के अलावा एक तनकीद बनाना एक गवर्नमेंट को जो खुद रह चुकी है एक गवर्नमेंट में, हम ये समझते हैं जो उनकी जिम्मेदारियां थी 370 को लेकर या 35A को लेकर, वो तो बिल्कुल हर एक मुहाज पर फेल हो गए। और अगर आज हम कोई खमियाजा भुगत रहे हैं वो उन्हीं की करनी है जिसका हम आज भुगत रहे हैं। अभी 3 महीने ही गवर्नमेंट को हो गए हैं फॉर्मेशन किए हुए, और इन 3 महीनों में बहुत बड़े बड़े फैसले जो है, रेजोल्यूशंस जो है वो पास हो गए। हमारी पेस आहिस्ता हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये कहेंगे कि आपकी पेस आहिस्ता है, 10 सालों में यहाँ पर बहुत से कांटे जो है वो बोए गए हैं, उनको निकालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और रियासत में हुकूमत करना और फिर यूटी में हुकूमत करना ये भी कोई आसान बात नहीं। आप खुद जानते हैं कि किस तरीके का कॉन्फ्रेंटेशंस जो ऑर्डर्स के हिसाब से, जो मीटिंग्स के हिसाब से, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत कैसे की जाए और कानूनदानी क्या होती है नीलोफर साहब। लेकिन ये कहना कि जो हुकूमत है ये बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से पीछे जा रही है, ऐसा नहीं है। हमने इसलिए कहा कि रिपोर्ट आ गई जिस वक्त उमर साहब स्टेटमेंट दे रहे थे, शायद उस वक्त रिपोर्ट भी नहीं आई हुई थी, और अभी ये रिपोर्ट जो है 500 पेजों पर है। आप खुद जानते हैं 500 पेजों को पढ़ना, फिर अपनी राय दे देना। अपरेंटली मैंने आपको सामने कहा कि अपरेंटली एक मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट करना ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए मैं पर्सनली आपसे पूछता हूँ इस स्टेटमेंट पे, अगर ये कहे कि अल्लाह निगहबान है, हमारा मुहाफिज वो है, और अगर उमर साहब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में आने दीजिए, तो जब मुसीबत सर पे आ जाएगी, ये भी कहा कि हम पर जो जिम्मेदारियां हैं हम उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह आगे और भी आपके डिबेट होंगे, आप उस वक्त भी ये सवाल उठा सकते हैं। जहां पर हमारी जरूरत होगी, जहां पर हमारे बोलने की जरूरत होगी, आप हमें फिर पहले लेवल पर और पहले जगह पर देखेंगे कि हम आगे हैं और हम बात कर रहे हैं। ठीक है एडवोकेट नीलोफर साहबा, सिर्फ इतना कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ही मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन क्यों करें? उमर साहब क्यों नहीं कर सकते? फारूक साहब क्यों नहीं कर सकते? लोगों की निगाहें आपकी तरफ है, आप बड़े लीडरान हैं और आपकी बातें सुनी जाती है, ऊपर तक पहुंचती है, उसका रद्द-ए-अमल आता है और उसका एक असर होता है। तो आपकी तरफ निगाहें हैं लोगों की, करोड़ों लोगों की, मुसलमानों की। बिल्कुल निगाहें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी एक्सपेक्टेशंस है उस पर उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो बिल्कुल उस पर उतरेंगे और प्रूव करेंगे अपने वर्थ को, जो उन्होंने पास्ट में भी प्रूव किया हुआ है। टॉल लीडर से थोड़ा सा इंतजार आप कीजिए, जो भी हमारा मौकिफ होगा वो सामने भी आएगा। और जैसे कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अपरेंटली जो चीजें लग रही हैं, जो भी उस में स्टेक होल्डर्स लगभग 200-250 स्टेक होल्डर्स है जिनको अपोजिशन, क्योंकि तरमीम का मतलब ये नहीं होता है कि कहां से आ रही तरमीम का मतलब है, अगर कोई पॉजिटिव तरमीम करनी है तो एक जिम्मेदारी आयद होती है बोर्ड पर, जिसको ये ड्राफ्ट करना होता है। वो हर एक तरमीम को देखे कि किस पॉजिटिव तरीके से, उसमें अगर आप इस नजरिए से देखते कि अपोजिशन ने बोला है मुझे ये एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो वो तरीका ही गलत है। प्रोसीजर ये है कि अगर कहीं से प्रपोजल आ रहा है, आपके 44 प्रपोजल आ रहे, क्या उस 44 प्रपोजल्स में एक भी ऐसा हेल्दी प्रपोजल नहीं था कि जो एक्सेप्ट किया जा सकता था? इसलिए मैंने ये
कहा कि अपेरेंटली जब ये देखते हैं कि 44 के 44 प्रपोजल जो है उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, 23 प्रपोजल जो अलाइड बीजेपी के अपने साथी हैं उन्होंने अमेंडमेंट्स दे दी थी वो भी डस्टबिन में डाल दी गई, तो क्या वजह है कि वो प्रपोजल जो बीजेपी की तरफ से आए उनको एक्सेप्ट किया गया है और दूसरे प्रपोजल में क्या किसी में वजन नहीं था, किसी में कुछ वजन नहीं था? तो इंक्लूड करना एक रिलीजन में इंक्लूड करना किसी प्राइवेट प्रैक्टिस पर मुझे लगता है बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए। जो एक हवा बनाई गई है उस हवा के खिलाफ कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए और हमें ये महसूस नहीं हो ये कि एक हिंदुत्व का जो कार्ड है वो यहाँ पर खेलने की कोशिश की जाती है या की जा रही है, उसको उन मंसूबों को जिससे हमारा देश पीछे हो जाए उन मंसूबों के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको खड़ा रहना चाहिए और हमारी जहाँ जिम्मेदारी होगी आप हमें पहले लेवल पर खुद खड़े देख कर रखेंगे। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। खैर लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उम्मीदें आपसे थी और जाहिर है कि आप इन दिनों नर्म होती दिखाई दे रही, यानी कि एनसी की मैं बात कर रहा हूँ और इस हवाले से मैं पूछूंगा आपसे। मैं अहमद याद साहब काफ़ी मैं आता हूँ हाँ हो सकता है मेरी ज़ाती राय हो, 370 में भी मेरी ज़ाती राय थी, PM साहब से जब बातचीत हो रही थी स्टेज पे वहां पे भी हमारी ज़ाती राय थी, पब्लिक तो कुछ नहीं कह रही। मुझे ये बताइए कि क्या 370 पे PM साहिबा के साथ जब वो इनॉग्रेशन हो रहा था वहां पे बाकी सियासी पार्टियों ने कुछ नहीं बोला? ये मेरी जाती राय थी। चलिए खैर छोड़िए इन सब चीज़ों को। मैं अहमद याद साहब आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल के साथ कि क्या यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे लीडर, उमर अब्दुल्ला साहब जैसे पायदार लीडर जिनकी बात अब तक नहीं शुरू से सुनी गई है और इनकी बात में स्टेटमेंट में दम होता है और लोगों की रिप्रेजेंटेशन अगर जम्मू कश्मीर से ऐसे लीडरान करते हैं तो इस तरह की जो कानून नाफिज किए जाते हैं या जबरन थोपे जाते हैं उस पर एक असर पड़ता है, तो ऐसे लीडरों को बोलना चाहिए, खुल करके सामने आना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? आपकी राय। खास तौर जहां तक जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को बाकी रियासतों की लीडरशिप से थोड़ा मुख्तलिफ माना जाता है और थोड़ा उनके बात को सीरियस लिया जाता है और बहुत ही दूसरे तरीके से भी देखा जाता है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की तरफ से कोई भी बात हो तो उसको सीरियस लिया जाता है पूरे मुल्क में भी और हुकूमती लेवल पर भी। तो जहाँ तक उमर साहब और फारूक साहब का ताल्लुक है, वेल चूंकि वो एक सियासी माहिर लोग हैं, चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, यूनियन कैबिनेट में रहे हैं और उमर साहब तो बड़ी शुरुआत उन्होंने कैबिनेट में करी, सेंट्रल कैबिनेट में, तो इसलिए उनकी एक मान्यता है उस लिहाज से भी और दूसरा मान्यता इस लिहाज से भी कि वो मुसलमान लीडर्स है, मुसलमान मेजॉरिटी एरिया के लीडर्स है और तीसरा मान्यता ये है कि वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता है जिसकी एक अहमियत है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और खास पोजीशन है, खास माना जाता है इस चीज को जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाती है। तो उस लिहाज को लेकर अगर उनकी कोई भी बात हो किसी भी मामले पर उसको परखा जाता है, देखा जाता है और सोचा जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि मरकजी सरकार को NC सरकार अभी नाराज नहीं करना चाहती, यही वजह है कि सॉफ्ट हैंड रख रही है तमाम तर चीजों में। मैं कंटिन्यू करना चाहता था प्लीज। लेकिन आप ये कहोगे, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, बहुत मुश्किल से बनी है गवर्नमेंट वहाँ और यूटी में बनी है, उनके पास पावर्स नहीं है और मुझे नहीं लग रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त उमर साहब या फारूक साहब या बाकी लीडरशिप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वो किसी भी सूरत में कोई भी कन्फ्रंटेशन लेने की हक में होंगे सेंटर के साथ। और इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी तरफ से या किसी की तरफ से ये ज्यादती होगी कि अगर हम ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस जो है वो यही है कि कैसे की जाए और जो उनके मैनिफेस्टोज है उनकी प्रेफरेंस यही रहेगी कि उनको थ्रू किया जाएगा क्योंकि उसमें उनका सर्वाइवल दिखेगा। और क्योंकि अगर बाई स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुई मेरा मानना है और आगे उनका हशर बहुत ही बुरा होगा और नहीं मुझे लगता असल में ये इस तरह के सवाल जनाब अहमद याद साहब इस वजह से भी कायम होते हैं क्योंकि हम हर जाविये से चीज़ों को जांचने की कोशिश करते हैं ताकि
सही तरीके से बात लोगों तक पहुंचे और उसका वो खुद ही उस चीज़ को एनालाइज करें। मैं जम्मू कश्मीर की जो अभी एक वफ्द जाकर के पहुंची थी और पार्लियामेंट कमेटी से मुलाकात की थी, चूँकि जम्मू कश्मीर को एक बड़ा मोटो दिया गया, लोग वहां तक पहुंचे और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर पे निगाह थी पार्लियामेंट कमेटी की और उनसे उनकी बात सुनी गई। तो सवाल सिर्फ इस वजह से कायम हुआ कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन हुई सरकार की तरफ से या नहीं हुई? नहीं, वो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, वो एक इंडिविजुअल लेवल, लोकल लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से हुई। और वो भी शायद अंदरून बात मालूम नहीं अंदरूनी क्या हुआ, लेकिन कहना यह है कि उन्होंने खुद इनिशिएटिव ले लिया इस चीज़ को लेकर। लेकिन बहरहाल ये मानने वाली बात है कि अगर उन्होंने भी इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन हुकूमत हिंद ने उस चीज़ को कबूल किया और उनको उनकी बात को उनसे बात की। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने बात की और उसको मान लिया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि भाई हम भी अपनी बात रख लेंगे। उस लिहाज तक, उस हद तक तो उन्होंने उनको इजाज़त दे दी। वो एक डेवलपमेंट है, एक सही डेवलपमेंट है कि खास तौर उसमें ऐसे भी लीडर्स रहे जिनको नमाज तक पढ़ने नहीं दिया जाता था और वो आज दिल्ली में बात करते हैं जेपीसी चेयरमैन के साथ या कोई और दीगर लीडर्स के साथ। उस हद तक तो वो डेवलपमेंट ज़रूर है और उसको हम यही नहीं मान सकते हैं कि ये एक हुकूमती रिप्रेजेंटेशन है कि जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वक्त से पहले कोई फैसला नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर है। और रही बात हमारी लीडरशिप की, जिनकी तरफ पूरे मुल्क की और एक बड़ी कम्युनिटी की निगाहें हैं, शायद ये निगाहें उनके जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वक्त से पहले उनके बारे में डिसीजन ना लें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बेहतर अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हों और यकीनन इसके बारे में जो पॉजिटिव रिजल्ट या फिर नेगेटिव रिजल्ट है उस हवाले से उनकी अपनी प्रिपरेशन हो। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से एनसी, पीडीपी या फिर दूसरी जितनी भी जमातें हैं जो ख़ास तौर पे सभी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करती हैं, लेकिन इस वक्त जो दुविधा आई हुई है एक ख़ास कम्युनिटी के ऊपर और लोग कहीं ना कहीं आहत हैं। तो